नमस्कार सभी साथियों को। संजीव सी के साथ में मैं हूं अभी। संजीव शर्मा जी के साथ में मुझे पता चला कि इनका भी अकाउंट फ्रीज हुआ था, अकाउंट ऐप हैक हुआ था। तो क्या कुछ किस तरीके से, वैसे सुना होगा आप लोगों ने कि किसी का भी पैसा अगर अकाउंट हैक होता है तो आता नहीं है, लेकिन संजीव जी ने अपने पैसे रिकवर किए। और न केवल रिकवर किए, जो साइबर क्राइम है, जो बैंक है, और इन सब लोगों को नाको तले चने भी चबवा दिए। तो आइए जानते हैं क्या कुछ घटना घटी इनके साथ में, और आगे बताएंगे संजीव जी। ओके, ठीक है। नमस्कार मित्रों। तो मित्रों, ये कांड मेरे साथ भी हुआ। तो बात सीधी कहानी से शुरू करते हैं, फिर आगे सारी मुद्दे को एक एक बार सिलसिलेवार क्लियर करते हैं। 19 तारीख सैटरडे का दिन है, और 18 तारीख को, सॉरी, सैटरडे का दिन है। और मैं सुबह अपना मोबाइल देखता हूँ तो मोबाइल हैंग हुआ पड़ा है। तो मैं हैंग मोबाइल को जब आप ओपन करने के लिए साइड पावर की दबाते हैं, मैंने पावर की दबाई तो इमीडिएटली मेरे मोबाइल पे ये एक मैसेज आ गया, यानी आपका सैमसंग का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो अपडेट हो रहा है। अब जब सैमसंग का ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट होगा, आप तो बीच में उसको ब्रेक नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते। तो मैंने कहा कि हाँ चलो अपडेट हो रहा होगा, तो मैंने उसको होने दिया। तो ये जो प्रोसेस है वो अगले 2 घंटे चला। 2 घंटे में फ़ोन बंद है। मैं उसको ब्रेक भी नहीं करता। अगर ब्रेक करूंगा तो क्या होगा कि फ़ोन हैंग हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो जाएगा, डाटा करप्ट हो जाएगा, तो आप उसको छू भी नहीं सकते। तो बिना छुए मोबाइल पड़ा है 2 घंटे के लिए। 2 घंटे के बाद ये ऑपरेटिंग सिस्टम ठीक हुआ, फ़ोन नॉर्मल हुआ। नॉर्मल होने के बाद चला, तो उस दौरान मैंने कोई कॉल हिस्ट्री देखी, एसएमएस हिस्ट्री देखी, तो ना कोई कॉल आया है, ना कोई एसएमएस आया है, ना कोई ओटीपी आया, कुछ नहीं आया। यानी फ़ोन बिल्कुल टोटल डेड था, यानी रिबूट हो रहा था। तो इस आश्वासन के साथ मैंने फ़ोन को छोड़ दिया। तकरीबन 12:30-1 बजे मुझे कॉल आता है सूरत से, और वो बंदा गुस्से में मुझे ब्लेम करता है कि तूने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लिया, मुझे वापस दो। तो मैंने कहा मैंने कहाँ निकाल दिया, मेरा फ़ोन तो बंद पड़ा है, मेरी यूपीए बंद पड़ा है, और मेरा अकाउंट भी अभी, जो मेरी ऐप है वो मेरी ऐप भी अभी क्या है, वो बंद पड़ी है। वो बंद ऐसे पड़ी है, ये देख लीजिए आप मैसेज, कि अगर मैं अपनी आई मोबाइल जो ऐप है उसको खोलूंगा तो ऐप भी बंद पड़ी है। तो इसलिए मैंने तो कुछ किया नहीं है, और ना मैं कुछ कर सकता हूँ, ना मेरे पास मैसेज है। तो वो कह रहा है कि नहीं, आपके अकाउंट से मेरे अकाउंट में 10,000 रुपये आए हैं। मैंने कहा चलो फ्रॉड केस होगा। अब उसी आदमी का कुछ देर बाद फिर से कॉल आता है कि अभी आपने मेरे अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल लिए। मैंने कहा मैं कैसे निकाल लूँ भाई, मेरा फ़ोन ही बंद पड़ा है, मेरी ऐप भी कर रही है, मेरे पास कोई मैसेज नहीं है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है, मैंने कोई यूपीआई ट्रांजैक्शन की नहीं है, मैंने कैसे निकाल लिया तेरे अकाउंट से। अब वो चिल्ला रहा है, पर मैंने बंद कर दिया। फिर मैंने क्या किया कि साइबर क्राइम में मेरे मित्र हैं, पुराने स्टूडेंट भी हैं, तो मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैसेज आ रहे हैं। कहते कुछ नहीं, असल फ्रॉड कॉल आजकल बहुत आते हैं, वो लंबी लंबी आपको बात करते हैं, फिर उसी दौरान आपके फ़ोन में कोई एपीके डाल देते हैं, कोई वायरस डाल देते हैं ताकि आपकी हैकिंग हो सके, तो आप इसको ज़्यादा एंटरटेन मत करिए। तो मैंने उसको बंद कर दिया। अब वो बंदा बार बार मुझे कॉल कर रहा हो, मैंने उसको एंटरटेन करना बंद कर दिया। चलो, मैं सारा दिन अपना नॉर्मल था, क्योंकि मेरी फ़ोन तो बंद था। तो मैं सोच रहा था कि फ़ोन की ऐप ही बंद है, यूपीआई ट्रांजैक्शन ही बंद है, ठीक है, और मेरा फ़ोन भी अभी रीबूट हुआ है, तो कुछ हुआ नहीं है, कोई मैसेज भी नहीं है, कुछ भी नहीं। शाम को ऐसे ही 2-3 कॉल और मुझे आए, मैंने नहीं उठाया, मैं सो गया। अगले दिन सुबह मैं उठा तो मेरे मन में दमनक आई कि मैं चेक तो करूं क्या हुआ, क्योंकि मैं फ़ोन से, तो फ़ोन बैंकिंग बंद है, तो उससे मैं चेक नहीं कर सकता। तो मैंने ऑनलाइन जाके लैपटॉप खोला, ऑनलाइन जाके चेक किया, तो मैं हैरान रह गया कि मेरे अकाउंट से 10,000, 10,000, 10,000 की 3 एंट्रीज और एक 20,000 की एंट्री, यानी 50,000 रुपया मेरे अकाउंट से निकला हुआ है, और उसकी डिटेल ये मेरे अकाउंट में आ रही है। 10,000 की एंट्रीज यहां से निकल रही है, तो टोटल 50,000 की एंट्री है। तो किसी छतरी नाम के आदमी से निकली हुई है, और उसके अकाउंट, उसका यूपीआई नंबर मेरे पास आ रहा है, दिखाई दे रहा है।
फिर छतरी के अकाउंट पे 10,000 रुपया और दिख रहा है, फिर कोई पूजा शार है उसके अकाउंट से 10,000 रुपया और निकल रहा है, और कोई सुहान पी है उसके नाम से वो निकल रहा है। ऐसे 10,000 के की 10,000 की 3 एंट्री और एक 20,000 की एंट्री, टोटल 50,000 रुपया मेरे अकाउंट से निकला हुआ है। तो यानी ना कोई SMS है, ना कोई OTP है, ना कोई फ़ोन कॉल है। 20,000 तक की एंट्री की ट्रांजैक्शन होती है तो बैंक फ़ोन करके पूछता है कि ये आपका है, कुछ नहीं है मेरे पास। और मैंने अपनी UPI ऐप खोल के निकाली, उसमें कोई रिकॉर्ड नहीं है और मुझे कुछ पता नहीं है, और मेरे अकाउंट से 50,000 रुपये निकला हुआ ऑलरेडी। तब जाके मैंने तुरंत जाके अपने बैंक को अकाउंट को फ्रीज़ किया। सबसे पहले काम तो यही करना चाहिए कि अकाउंट को फ्रीज़ करो, तो मैंने अकाउंट को फ्रीज़ कर लिया। तो फ्रीज़ करने के बाद मैंने साइबर क्राइम में फ़ोन किया, तो साइबर क्राइम में मैं अपनी रिपोर्ट में जनरेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उसी समय मैंने दूसरे फ़ोन को, जो काफ़ी मुझे मिस कॉल आ रही थी, मैंने उनको कॉल किया। तो कॉल किया तो पता चला कि कोई कॉल मुझे मंडी गोविंदगढ़ से आ रही है, पंजाब से। तो मैंने उस आदमी से बात की तो उसने मुझे बताया कि सर आपके मेरे अकाउंट में कोई सूरत का बंदा है छतरी, उसके अकाउंट से 10,000 रुपये मेरे अकाउंट में आए, ठीक है। मेरे को भी सेम प्रोसेस हुआ कि सबसे पहले मेरा फोन हैंग हुआ, उसका भी फोन हैंग हुआ। ये उसके फोन का स्क्रीनशॉट, ठीक है। उसने भी ऐसा किया, फिर उसके अकाउंट से निकला हुआ, फिर उसने अपना ट्रांजैक्शन हिस्ट्री देखा, तो इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में वो लाइट बंद कर, इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में अगर आप देखेंगे तो यहां पे 10-10 हज़ार की उसकी अकाउंट आई। तो ये पूरी की पूरी जो डिटेल है, बैंक डिटेल है, उसने मेरे को भेजी। तो बैंक डिटेल में मैंने देखा कि वहां मेरा UPI, इसलिए वो मेरे को कॉल कर रहा था, क्योंकि जब UPI पेमेंट होती है तो आपका जो फोन अकाउंट है, आपका UPI नंबर है, यानी आपका फोन नंबर है, उसमें UPI में ऑलरेडी होता है। तो उससे पहचान के देखा, तो उसने देखा मेरा नंबर हाँ वाकई उसके ऊपर है, इसलिए वो मेरे पे चिल्ला रहा है। वो गलत नहीं था, वो कोई फ्रॉड कॉल नहीं था, वो रियल पैनिक कॉल था। तो उसने कहा कि उसी ने मेरे को कॉल किया, मैंने उसको कॉल किया, क्योंकि उसके अकाउंट से पैसा निकल के पंजाब के अकाउंट में गया है। फिर ये दोनों आपस में झगड़ रहे हैं, वो एक दूसरे को झगड़ रहे हैं, वो मेरे से झगड़ रहा है। तो हम तीनों एक दूसरे से झगड़ रहे हैं कि तुमने निकाल लिया, तुमने निकाल लिया, तुमने निकाल लिया। और हालांकि तीनों का फोन हैंग था, तीनों का फोन में अपडेट हो रहा था, तीनों को कोई मैसेज नहीं है। और वो एक ने तो बाई चांस जाके उसी समय चेक कर लिया, तो मेरे को कॉल कर रहा था, और मैंने जाके अगले दिन किया। तो इस अराउंड में जो दूसरा जो पंजाब वाला बंदा है, उसको हैकिंग का मैसेज आया, और जब तक वो बंदा इसको पूरी डिटेल निकाल सकता, उसके अकाउंट में से इतने पैसे निकल चुके, यानी 31,800 रुपीज उसके अकाउंट से निकल गए, यानी जीरो हो गया उसका अकाउंट। और जो सूरत वाला बंदा मेरे से बात कर रहा था, उसके अकाउंट में से पहले 10,000 डले, फिर 10,000 निकले, फिर पूरा 30,000 रुपये उसके अकाउंट से निकला, उसका अकाउंट नील हो गया बेचारा। वो बंदा एक ऑटो ड्राइवर है। तो मैंने तुरंत जाके उसको फ्रीज किया। तो साइबर क्राइम वाले बोल रहे हैं कि बैंक डिटेल दो भाई। तो मैं बैंक डिटेल कैसे दूं, क्योंकि बैंक तो बंद है, सैटरडे है, संडे है। और बैंक डिटेल में कैसे दूं, क्योंकि मैं बैंक डिटेल जाके निकाल ही नहीं सकता, वो कहते रजिस्टर नहीं हो सकता। तब जाके फिर से मैंने साइबर क्राइम में फ़ोन किया अपने मित्रों को, उनसे पूछा, कहते नहीं हो सकता। मैंने कहा कोई रास्ता तो बताओ, क्योंकि जब तक रजिस्टर नहीं होगा, आगे से हैंग ब्लॉक नहीं होगा, पैसे निकलते रहेंगे, उसका क्या भरोसा। तब उन्होंने कहा कि, और दूसरी बात यह है कि जब भी आपके साथ कोई हैक हो जाए तो आपका जो पैसा है वो फिजिकली नहीं निकलता है, वो एक बैंक से दूसरे बैंक में उसकी एंट्री होती है। तो बैंक टू बैंक एंट्री चल रही है, तो पैसा क्या है कि बैंक टू बैंक नंबर में घूम रहा है, डिजिटली घूम रहा है, वो फिजिकली अभी निकला नहीं है। वो 2 घंटे के अंदर ऐसा चलता रह सकता है। तो 2 घंटे के अंदर अंदर अगर आप उसको रिपोर्ट कर देते हो, तो रिपोर्ट करते हो तो मैसेज ऊपर जाता है, वो फ्रीज हो जाता है, वो ट्रांजैक्शन फ्रीज हो जाते हैं। तो मेरे अकाउंट से किसी भी अकाउंट में जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी वो फ्रीज हो जाएंगी, यानी वो मतलब उसको कोई विड्रॉ नहीं कर सकता। तो ये 2 घंटे के अंदर करना पड़ेगा। अब क्राइम ब्रांच जो है वो मुझसे क्या कर रही है, बैंक डिटेल मांग रही है। मैं क्या बैंक डिटेल में कैसे दूं, UPI डिटेल में कैसे दूं, क्योंकि सैटरडे है, वो कांड भी सैटरडे को कर रहे हैं, संडे को कर रहे हैं।
तो अल्टीमेटली जब उन्होंने रास्ता नहीं देखा कि हम रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि आपकी बैंक ट्रांजैक्शन नहीं है, तो मैं क्या, बैंक ट्रांजैक्शन आप निकाल लो, मैं क्यों निकालूं, मेरे मेरे पास तो कोई रास्ता नहीं है। तो क्राइम ब्रांच कह रहे हमारे पास भी कोई रास्ता नहीं है, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। और इस दौरान सारा का सारा कांड चल रहा है। तो तब जाके मुझे अपने मेरे मित्र ने बताया कि सर आप नेशनल नहीं कर सकते, आप सेंट्रल ही कर सकते हैं। तो सेंट्रल जो क्राइम, साइबर क्राइम का जो वेबसाइट है, पोर्टल है, वहां जाके मैंने इसको रजिस्टर किया। और रजिस्टर करने के बाद फिर वहां से ये ब्लॉक करके नंबर आया, फिर मैं उस नंबर को लेके साइबर क्राइम में गया, तब जाके उन्होंने मेरी रिपोर्ट रजिस्टर की। फिर उस रिपोर्ट को देके अब मैंने कहा कि प्रोसेस चालू कर दिया। कहते नहीं, सेंटर वाले क्या करेंगे, पहले उसको ट्रांसफर करेंगे आपके जिले में। अब जिले में एक मेरा जो पुलिस स्टेशन है कौन सा है, अब वो जिस पुलिस स्टेशन, वो जो मेरा पुलिस स्टेशन है किसी और पुलिस स्टेशन में डाल दिया। अब वो बैठे उसके साथ कागजी कार्रवाई खेल रहे हैं और ऊपर से पैसे निकलते चले जा रहे हैं। ठीक है, तब जब मैंने थोड़ा हो हल्ला मचाया, तब जाके अल्टीमेटली पता चला कि मित्रों के साथ, कनेक्शन के साथ साइबर क्राइम में और क्राइम ब्रांच में मेरे मित्र थे, पुलिस ऑफिसर्स थे, उनसे पर्सनल बात करके अल्टीमेटली चांदखेड़ा ब्रांच में मेरा अकाउंट रजिस्टर हुआ, केस रजिस्टर हुआ। तब जाके ऊपर इंफॉर्मेशन पहुंची और अकाउंट सारे ब्लॉक हुए। तो इसका मतलब कि अगर पहचान नहीं है, नॉलेज नहीं है तो किसी का पैसा आना भी मुश्किल है या नामुमकिन है? देखिए उसमें क्या होता है कि प्रोसीजरली उसको रोकने के सारे सिस्टम इन प्लेस हैं। अच्छा, सब चीजें हैं उसके हैं, परंतु उसको ऑपरेशनलाइज तो आदमी करेगा ना। ओके। वो जो सिस्टम है वो अपने आप काम थोड़ा करेगा, उसको करने वाला होगा। तो वो काम कब होगा, क्योंकि जो करने वाले हैं उसको कागजी कार्रवाई करनी पड़ेगी, नंबर देना पड़ेगा, तो उसको एक्टिवेट, तो एक्टिवेट वो नहीं कर रहा। और एक्टिवेट करने की एक विंडो है, यानी 2 घंटे के अंदर अंदर आपने ये काम कर लिया तो आपका अकाउंट, उसका अकाउंट, आपके ट्रांजैक्शन, उसके ट्रांजैक्शन, जो भी आपके अकाउंट के साथ जुड़े हुए जितने भी ट्रांजैक्शन है वो सारे के सारे फ्रीज किए जा सकते हैं। क्योंकि साइबर स्पेस में सारी की सारी अकाउंटिंग डिटेल एक जगह पे ही पड़ी है, क्योंकि सारे के सारे बैंक अकाउंट, सारे के सारे एटीएम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, सारी की सारी यूपीआई पेमेंट एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो साइबर क्राइम जो है वो सेंट्रल जो बैंकिंग की जो साइबर पोर्टफोलियोज हैं उनके पास सारी की सारी डिटेल होती है, वो देख सकते हैं उसको, वो फ्रीज कर सकते हैं। तो फ्रीज कौन करेगा? आदमी करेगा। और आदमी अगर केवल और केवल कागज प्रोसेस खेलता रहेगा और 2 घंटे के अंदर वो नहीं करता, तो वो ये इतना बड़ा लूप होल है जिसके कारण सबके पैसे डूब रहे हैं। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ कि वो लूप होल में गए। तो फिर मैंने अपने दूसरे बंधु से बोला कि तूने साइबर क्राइम में रिपोर्ट किया? उसने किया। तो इस आदमी ने, जिसने रिपोर्ट किया, उसने अपनी कंप्लेंट की, उसकी ये रहा कंप्लेंट नंबर पूरी डिटेल में। तो मैंने भी किया, तो मेरा भी कंप्लेंट नंबर आया। तो जब मेरा कंप्लेंट नंबर पुलिस स्टेशन में आया तब मेरी एक फाइल बनी, तब जाके उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की। मतलब ये आदमियों को पहचानते नहीं है, सिर्फ नंबर्स को पहचानते हैं? हाँ, इसमें आपकी कोई पहचान नहीं है। जब तक आपने नंबर नहीं जनरेट किया तब तक उनका सिस्टम एक्टिवेट होता नहीं है। तो अगले दिन चलो ये रिकॉर्ड हुआ, परंतु अभी भी वो मांग रहे हैं कि हमको बैंक डिटेल दो। तो अगले दिन मैं बैंक में गया। बैंक में मैंने कहा कि सर मेरे साथ ये फ्रॉड हो गया है, इसको ब्लॉक करो। तो भाई साहब वो उन्होंने ब्लॉक तो कर दिया। ब्लॉक करने के बाद वो पूछ रहे हैं, तो मेरे ऊपर कह रहे हैं कि आपने कोई ऐप डाउनलोड की थी, आपने कोई एप्लीकेशन की थी, आपने कोई ऐसा सॉफ्टवेयर अपने अकाउंट में डाल दिया था। यानी वो आपके ऊपर चढ़ जाते हैं, आपको ही ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और हमें भी लगता है कि हाँ, हमको भी लगता है कि हमसे ही कोई गलती हो गई, हमने कोई ऐप ऐसी देख ली, हमने कोई ऐसा वेबसाइट देख लिया, हमने कोई फाइल ऐसी ट्रांजैक्शन कर ली जिसके कारण ऐसा हो गया। और आप घबरा जाते हैं और वो आपके ऊपर क्या होता है, अपना हाथ खड़ा कर देते हैं कि हमारे कसूर नहीं है, पैसा आपका, पैसा आपकी गलती के कारण निकला है। तब मैंने उनसे बात की। अब ध्यान से इस समय पे क्या ध्यान रखने जैसा? हाँ, उस समय ध्यान क्या करना है कि सबसे पहले आपको ये कहना है कि ये जो मोबाइल ऐप है ये मैंने बनाई है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया है, यूपीए मैंने बनाई है, आई मोबाइल की जो ऐप है इंटरनेट बैंकिंग की वो मैंने बनाई है, की जो ऐप है वो किसी भी बैंकिंग की जो मोबाइल ऐप है वो मैंने बनाई है, उसका सिक्योरिटी फीचर्स मैंने बनाए हैं। मैं तो सिर्फ उसका यूजर हूं। दूसरी बात है, क्या आपके मोबाइल में पैसे पड़े हैं? नहीं, पैसे तो आपके अकाउंट में पड़े हैं, आपके एटीएम में पड़े हैं, उसके पास पड़े हैं, आपके पास नहीं पड़े हैं। तो मेरे बैंक से जो भी सिक्योरिटी फीचर्स को, सिक्योरिटी लॉक को ओवरलैप किया है वो मैं थोड़ा करता हूं।
ऑपरेटिंग सिस्टम मेरा नहीं, जो मैसेज मेरे को आया वो मैं थोड़ा ऑपरेट करता हूँ, मैं थोड़ा भेज सकता हूँ, वो किसी ने भेजा है। तो सैमसंग के ऑपरेटिंग सिस्टम को उन्होंने ओवरलैप करके, ठीक है, उनके हार्डवेयर को अपडेट होने का, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम के अपडेट होने का जो मैसेज है वो उन्होंने भेजा, मैं थोड़ा भेज सकता हूँ, ये मेरे कंट्रोल में नहीं है। यानी सैमसंग को सबसे पहले उन्होंने ओवरलैप किया। इससे पहले उन्होंने एक और कांड किया है, वो बड़ा कांड है जो आपको समझना चाहिए, जहां से ये सारा प्रोसेस शुरू होता है। मुझे सबसे पहले इसको बोलते हैं सिम स्वैप स्कैम। अचानक क्या हुआ कि 10 दिन पहले मेरे को एक मैसेज आया कि आपकी सिम डिटेक्टेबल नहीं है। हालांकि आपका फोन ठीक काम कर रहा है, आपके एसएमएस ठीक काम कर रहे हैं, आपका सारा फंक्शन अंडर ठीक ठाक काम कर रहा है, अचानक आपकी स्क्रीन पे मैसेजेस आ रहे हैं कि आपकी जो सिम है वो डिटेक्टेबल नहीं है। फोन चल रहे हैं, आपका सब कुछ चल रहा है, सिर्फ मैसेज आ रहा है बार बार, और आप क्या करते हो, एक बार इग्नोर करते हो, 2 बार इग्नोर करते हो, 3 बार इग्नोर करते हो। तो जब 3-4 बार आपके स्क्रीन पे मैसेज आ जाता है कि आपकी स्क्रीन डिटेक्टेबल नहीं है, तो आपको डाउट होने लगता है कि मौसम की वजह से, किसी भी कारण से, हार्डवेयर की प्रॉब्लम के कारण आपके मोबाइल में प्रॉब्लम हो गई है। तो मैंने अल्टीमेटली क्या किया कि ड्यूल सिम है, मैंने सिम कार्ड निकाला, सिम कार्ड निकाल के मैंने उसको अगला बदली कर ली कि फर्स्ट सिम में दूसरे को डाला, दूसरे में दूसरे को डाला, और फिर मैंने ऑपरेट कर दिया। जब जैसे आपकी सिम बदल जाती है तो आपके जो यूपीए और जो आपका बैंकिंग अकाउंट है वो एक्सेस नहीं करता। तो आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से लॉगिन करना। तो दोबारा से लॉगिन करना पड़ता है। लॉगिन करने के लिए आपको अपना पिन कोड डालना पड़ता है। यहां पे होता है स्कैम, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनके पास क्या है कि वो आपके अकाउंट में एक एप्लीकेशन डाल के आपका स्क्रीन है वो सारा का सारा अपने ऊपर ले रहे हैं। तो हुआ क्या, तो उन्होंने, जब मैंने ये स्वैप किया और अपनी सिम डाली, पिन डाली, वो पिन उनके पास पहुंच गई। उसके बाद उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे एपीके मेरे फोन में डाल के पूरे के पूरे फोन का कंट्रोल अपने ऊपर ले लिया, और मेरे को क्या दिखा दिया, मेरे को दिखा दिया कि आपका फोन अपडेट हो रहा है। और उसके पीछे में क्या कर रहे हैं, वो मेरे अकाउंट से और दूसरे के अकाउंट से, मेरे अकाउंट से पैसा, फिर वो क्या कर रहे हैं कि मेरी सारा का सारा जो फोन है वो ऑपरेट कर रहा है। मुझे दिख रहा है अपडेट हो रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है। फिर वो मेरी ऐप खोलता है, कौन सी, यूपीआई ऐप खोलता है या मेरी बैंकिंग ऐप खोलता है। और बैंकिंग ऐप को खोलने के लिए उसके पास क्या चाहिए, स्क्रीन पिन चाहिए। पिन उसने ऑलरेडी पिन ले लिया है। जब मैंने अपना स्क्रीन दोनों सिम चेंज किया तो शेयर हो चुकी है, उसके पास चली जा चुकी है। फिर वो क्या करता है, जब वैसे ही वो ट्रांजैक्शन करता है तो उसका एसएमएस आता है, ओटीपी आता है। तो ओटीपी मेरे को आया नहीं, ओटीपी, क्योंकि स्क्रीन उसके पास है, मेरा तो अपडेट दिख रहा है, मेरे पास तो सिर्फ डिब्बा है, कुछ नहीं है। अच्छा, मतलब इस पूरी स्क्रीन वो देख रहा है, वो ऑपरेट कर रहा है। ओटीपी भी नहीं आया, ओटीपी मेरे को नहीं दिख रहा है, क्योंकि मेरा पूरा का पूरा जो स्क्रीन है उसने हैंग करके उसके पास है, तो ओटीपी उसको दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा है। ओके, तो एसएमएस उसको दिख रहा है, मेरे को नहीं दिख रहा। फोन कॉल जो आ रही है वो उसको आ रही है, मेरे को नहीं आ रही। मेरे को तो केवल ये डिब्बा दिख रहा है, और ये डिब्बे में मेरे को सिर्फ और सिर्फ, मैं अपने डिब्बे को हाथ में पकड़ के बैठा हूं, और उस डिब्बे में बस सिर्फ मुझे ये दिख रहा है, अपडेट हो रहा है कि अपडेट हो रहा है, मैं ये बैठा हूं। और पीछे से वो मेरा फोन ऑपरेट कर रहा है, पीछे से वो मेरा एसएमएस ऑपरेट कर रहा है, पीछे से अगर बैंक में 20,000 से ऊपर की ट्रांजैक्शन कर रही है तो फोन कॉल भी आता है कंफर्म करने के लिए। वो फोन कॉल कंफर्म करने के लिए वो नंबर भी पूछता है, आप नंबर बताते हो, फिर आप यस भी करते हो, तो मतलब ये सारी चीजें वो वहीं से कर रहा है, वो वहीं से कर रहा है, मुझे नहीं कर रहा, मुझे कुछ भी नहीं पता। मेरे हाथ में कॉल है, ना मेरे पास एसएमएस है, ना मेरे पास ओटीपी, ना मेरे पास कुछ भी नहीं। समझ में आ रहा है? अच्छा, तो ये कांड में वो क्या करते हैं कि वो अपने अकाउंट में नहीं, पहले वो अपने अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, वो अकाउंट पकड़ा जाता था कंप्लेन के साथ। अभी क्या करते हैं, वो एक अकाउंट से पैसा दूसरे अकाउंट में डालते हैं, फिर वहां से पैसा निकाल के छोटी अकाउंट करके तीसरे अकाउंट में डालते हैं, फिर तीसरे से निकाल के चौथे, पांचवें, एक साथ वो 7, 8, 10 अकाउंट के साथ ऑपरेट करते हैं, मल्टीपल अकाउंट्स हैक करते हैं एक साथ। और यहां मुझे पता चला वो 118 से लेके 121 अकाउंट एक साथ हैक हो रहे थे। अच्छा, आपने बीच में एक बात के दौरान कही थी कि ये सिलेक्टिव होता है, वो बाद में बात करते हैं। तो पहले उन्होंने क्या किया कि ये अकाउंट में 121 अकाउंट एक दादा हुआ, क्यों, यानी एक के पैसे दूसरे में जा रहे हैं, दूसरे के पैसे तीसरे पे जा रहे हैं, और वो सारे लोग घबरा के एक दूसरे के साथ झगड़ रहे हैं। तो कुल मिला के मतलब ये लोग, और ये हैकिंग हो रही है, सैटरडे संडे हो रही है, ज्यादातर बैंक बंद या ऑफिस बंद है, तो उनके पास कोई कंप्लेंट करने का सिस्टम भी कम है। ठीक है, फिर मैंने जैसे ऑनलाइन, मुझे जैसे अगले दिन पता चला तो मैंने ऑनलाइन उसको अपना अकाउंट बंद करवाया।
अब ऑनलाइन जो साइबर क्राइम्स है उनकी हालत ये है, ये पूरा का पूरा साइबर क्राइम हर एक पुलिस स्टेशन में है, सुविधा केंद्र में पुलिस स्टेशन में है। उसमें जितने भी लोग हैं वो पुलिस के परमानेंट एम्प्लॉय नहीं है, वो 15-15, 20-20, 25-25 हज़ार रुपये पे रखे हुए एम्प्लॉयज़ हैं, वो आउटसोर्स पीपल हैं। वो केवल पेपर वर्क कर सकते हैं, वो कोई पुलिस प्रोसीजर कर सकते नहीं। प्राइवेट लोग हैं वो सारे के सारे प्राइवेट लोग हैं, सारे के सारे आउटसोर्स हैं। अच्छा, ये सिस्टम उन्होंने अपने लिए ही बनाया हुआ है? ये अपने लिए बनाया हुआ है। और उसके साथ वो जो सेकंड सिस्टम है कि जो सेंट्रल साइबर क्राइम है उसमें भी जितने लोग ऑपरेट हो रहे हैं वो भी इसी तरह के आउटसोर्स लोग हैं। ये परमानेंटली उनके पास साइबर क्राइम एक्सपर्ट्स की कोई टीम नहीं है। उन्होंने एक प्रोसेस बनाए हुए हैं, उस प्रोसेस की फाइलिंग करके कम्युनिकेशन को इधर से उधर करना है। अगर उसकी प्रोसेस उसकी प्रायोरिटी में आ जाता है वो थोड़ा फास्ट कर देता है, उसकी प्रायोरिटी में आ जाता है थोड़ा। अच्छा, इसीलिए तो किसी भी मतलब ज्यादातर जो साइबर क्राइम की रिपोर्टिंग होती है उसको ये लोग ध्यान ही नहीं देते हैं। इससे ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि जो आदमी सामने काम करने के लिए बैठा है उसमें उसकी कोई प्रायोरिटी नहीं है और उसके पास कोई ज्यादा एक्सेस भी नहीं है। उसके पास जितनी एक्सेस है वो इन्फॉर्मेशन को तुरंत फॉरवर्ड कर दे या आराम से फॉरवर्ड करे, बस। आप वो कुछ नहीं कर सकता। तो ये कांड हुआ। तो जब मैंने सारे के सारे स्ट्रिंग्स को अपने लेवल पे पुल किया तो मैं बैंक के पास गया, तो बैंक ने मेरे ऊपर बोल दिया कि ये आपकी गलती से हुआ है। तो मैंने कहा कि बैंक में मेरी गलती क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बनाया है, गूगल्स मैंने बनाया, एंड्रॉइड मैंने बनाया है, आपके बैंक की ऐप मैंने बनाई है, उसमें OTP मैंने बनाया है, उस पर फ़ोन कॉल SMS मैंने बनाया है, उसके सिक्योरिटी फीचर मैंने बनाए हैं, UPI ऐप मैंने बनाई है। ये सारे किसने बनाए? आपने। तो क्या मेरे इस मोबाइल के अंदर क्या कोई पैसा है? नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ नंबर दिखते हैं। पैसा तो आपके सिस्टम में, आपके बैंक में पड़ा है, ऐसा आप मान रहे? और हैक कौन हुआ है? हैक मेरा मोबाइल हुआ है या आपका सिस्टम हुआ है? सिस्टम हैक हुआ है। बैंक का सिस्टम हुआ है ना, बैंक की ऐप हुई है ना, बैंक का ऑपरेटिंग सिस्टम हुआ है। चाहे वो हार्डवेयर है वो हैक हुआ है जो सैमसंग ने बनाया, चाहे वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो गूगल ने बनाया होता है ना इनका, एंड्रॉइड का। वो गूगल है, गूगल हैंग हुआ है। फिर गूगल के अंदर जो ऐप है बैंक की वो ऐप आई है, जो नेशनल गवर्नमेंट ने UPI ऐप बनाई है वो हैक हुई है। मैं नहीं हैक हुआ, मेरा पैसा नहीं है, क्योंकि मेरे 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 मोबाइल में कोई फिजिकल पैसा है ही नहीं। ऐसे नंबर ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, वो आपके बीच में हो रहे हैं, आपके उसके बीच में हो रहे हैं। मैं हैक नहीं हुआ, हैक आप हुए हो। तो आपको ये जिम्मेवार नहीं लेना कि मेरी कोई गलती है। भाई आपकी कोई गलती नहीं है। तो कहता है कि आपके अकाउंट, आपके में कोई हैकेबल APK आ गया होगा। तो APK कैसे आ जाता है? APK आप PDF फाइल करते हो उससे भी आ सकता है, ऑडियो फाइल सुनते हो उससे भी आ सकता है, वेबसाइट करते हो तो उससे भी आ सकता है, कॉलिंग से भी आ सकता है। कॉलिंग से भी, आपका लंबी कॉल आप करते हो तो भी उसके साथ क्या है, बैकग्राउंड में दूसरा डाटा आ सकता है। तो इसको रोकने का कोई भी सिस्टम आपके एंड पे नहीं है। आप लाख सावधानियां कर लो, ये आपके अकाउंट पे, आपके लेवल पे इसको रोका नहीं जा सकता। तो रोकने का सिस्टम इनके पास ही है। तो आपको गिल्टी होने का, आपको प्रेशर में आने की जरूरत नहीं है। आपको यही कहना है ये आपका बनाया हुआ सिस्टम है, वो हैक हुआ है, मैं नहीं हुआ। मेरे पैसे गए हैं क्योंकि मैं पैसे का मालिक हूं, आप मेरे पैसे के चौकीदार हो। तो सारा सिक्योरिटी सिस्टम आपने डिजाइन किया, आपके पास है। अगर ये हैक हुआ है, मेरे अकाउंट में से फिजिकली पैसा आपने ट्रांसफर होने दिया है, वो आपने दिया, मैंने तो कुछ नहीं देखा, मैंने SMS नहीं देखा, मैंने OTP नहीं देखा, मैंने फोन कॉल नहीं देखा, मेरे पास कोई डिटेल भी नहीं है, देख लो। सो इट इज योर डूइंग। और ये कहते ये तो फिर सिस्टम का प्रॉब्लम है। तो मैंने कहा सिस्टम कौन है? सिस्टम अपने आप चलता है क्या? तो उसको सिस्टम को ऑपरेट करने वाला कोई व्यक्ति बैठा है ना, तो व्यक्ति कौन है? कहता वो फिर तो सर बैंक की प्रॉब्लम है। मैं कहा बैंक यानी कौन? बैंक मैनेजर से मैंने कहा तुम हो। यहां कौन? चंदा कोछड़ बैठी है या जो भी बैठा है, सेठी बैठा है, यहां बैठा नहीं। तो बैंक यानी कौन? तो बैंक का क्या आपका ब्रांड नेम है, वो काम करता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, आपका कंप्यूटर काम करता है। वो सारे के सारे सिस्टम को ऑपरेट तो आप करते हो ना। तो जिम्मेवार कौन हो? बैंक मैनेजर जिम्मेवार है, जिसको मैंने अपना चौकीदारी करके दिया है। तो सारे साइन तुम कर रहे हो, प्रोसेस तुम कर रहे हो, पैसे तुम ले रहे हो, ठीक है ना, ट्रांजैक्शन को तुम इंडोर्स करते हो, तो तुम जिम्मेवार हो। और तो मैं अगर कंप्लेन करूंगा, ये पूरा का पूरा जो फ्रॉड है वो बैंक की मिलीभगत से हुआ है, बैंक की सपोर्ट से हुआ, बैंक के सिस्टम से हुआ है। हाँ, क्योंकि व्यक्ति का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें। मुझे तो पता ही नहीं है, मेरे पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है।
ठीक है, चाहे उसमें सरकार जिम्मेवार हो, चाहे उसमें ईपीए जिम्मेवार हो, चाहे उसमें बैंक की ऐप जिम्मेवार हो, चाहे उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम जिम्मेवार हो, चाहे वो हैंडसेट वाला जिम्मेवार हो सैमसंग, मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि ये सारी चीजें मैंने नहीं बनाई। और यही खेल वो जो फ्रॉड करते हैं वो भी करते हैं। फ्रॉड के बीच में जितना गैप है वो हमको नहीं पता, उनको पता है। हाँ, उनको सब पता है, सब तो चीजें। वो उनको आपकी लिमिटेशंस पता है, वो उनको यूज कर रहे हैं। तो आप अपनी लिमिटेशन दूर नहीं करते और आप हमको ब्लेम कर देते हो और अपने कागजी वर्क में इतना टाइम वेस्ट करते हो हमारा कि वो पैसा निकल जाता है। तो मित्रों, हुआ ऐसा कि मेरे पैसे, क्योंकि मैंने टाइमली इसको ऑपरेशनलाइज कर दिया, ऊपर नीचे से मैंने सारे के सारे बैंक को भी मैंने अच्छी तरीके से आड़े हाथ ले लिया, ताकि फिर मैंने बैंक वाले को फटाफट ऊपर नीचे रिपोर्ट करने के लिए बोला, साइबर क्राइम को भी रिपोर्ट करने को बोला, लोकल पुलिस स्टेशन को भी करना, और सेंट्रल लेवल पे भी मैंने इसको लिया। तब जाके मैं सारे के सारे स्ट्रिंग को जल्दी पुल कर सका, इसलिए वो रुका पैसा। पर आम आदमी तो बेचारा डर जाता है, वो तो पुलिस के भरोसे रह जाता है, वो बैंक के दबाव में आ जाता है। बैंक वाला कहता है हम नहीं कर सकते, हम तो प्रोसेस में डाल दिया, यानी हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो इसलिए अब आप पूरा का प्रोसेस फिर से समझिए कि क्या होता है और आपको क्या करना है। नंबर 1, इसको बोलते हैं सिम स्वैप। अभी जो सबसे फास्ट, सबसे ज्यादा हो रहा है, अचानक आपकी स्क्रीन पे कोई मैसेज आ जाएगा कि आपकी जो सिम है वो डिटेक्टेबल नहीं है। हालांकि फोन आपका ठीक ठाक काम कर रहा होता है, सिर्फ आपको पैनिक करवाया जाता है। आप 2-4 बार करके सिम को स्वैप करते हो, जब को सिम को ऊपर नीचे करते हो, निकाल के अंदर डालते हो, साफ करते हो, ये करके तो आप करते हो। और उस समय जब आप अपनी ऐप को दोबारा करते हो तो आपको पिन मांगी जाती है, तो उस समय जो पिन मांगी जाती है वो आपको अंदर चली जाती है। इस दौरान क्या है कि किसी भी माध्यम से उन्होंने आपके अकाउंट के अंदर एक एपीके डाल दी है। वो कब डली, कैसे डली, उसका आप कभी डिटेक्ट कर नहीं सकते। और अगर आपको पता लग भी जाए और आप उसको एपीके को निकालने की कोशिश भी करो तो भी वो एपीके आपके अकाउंट से निकलेगी नहीं। कैसे नहीं निकलेगी, मैं आपको थोड़ा सा वो दिखा देता हूं। ये मैसेज है मेरी, इसके नीचे ये मैसेज में यहां एक ऐप का नाम आ रहा है, IPTV। ठीक है, गूगल IPTV। ये जो ऐप है, ये आमतौर पे आप क्या करते हैं कि जब आप अपना घर में प्रोजेक्टर है, टीवी है, टीवी में कास्टिंग करते हैं ना, तो आपका डाटा टीवी में चलता है। तो टीवी में चलता उस समय की जो ऐप है, तो वो क्या, ये जो ऐप क्या है, कहां पे चल रही है, ये वाईफाई पे चल रही है। अगर आपके मोबाइल में आपने सिम कार्ड भी निकाल लिया तब भी चलती है ये। ये मेरा फोन है, इसमें ये ऐप अभी भी है, मैं इसको लाख कोशिश करके भी इसको निकाल नहीं सकता। ये तो बाय डिफॉल्ट है। ये बाय डिफॉल्ट नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट बाहर से आती है, पर बाय डिफॉल्ट की पोजीशन ले लेती है। अच्छा। और अगर आप उसको एडमिन ऐप के तौर पे भी उसको निकालना चाहो तो आप उसको निकाल नहीं सकते। इसलिए ये क्या करती है ऐप, ये क्या करती है, एनी डेस्क की तरह आपके पूरे फोन का कंट्रोल ले लेती है। अब उन्होंने कंट्रोल ले लिया, परंतु कंट्रोल लेने के बाद उनको चाहिए आपकी पिन, वो आपसे ही निकलवाते हैं। वो पिन कैसे निकलवाते हैं, वो आपकी सिम डिटेक्टेबल नहीं है, ये मैसेज आपको बार बार शूट करते हैं। तो जैसे ही आप क्या करते हो, सिम निकाल के डालते हो और दोबारा अपना, फिर आप अपनी फोन बैंकिंग या दो भी यूपीआई पिन तो डालोगे, तो जैसे ही वो पिन डालते हो वो पिन उनके पास चली जाती है। दिस इज द फंडामेंटल प्रोसेस वो करते हैं। यानी अब क्या हुआ, एनी डेस्क जैसी एक ऐप आपके एपीके आपके अंदर है, जिससे वो आपके पूरे फोन का रिकॉर्ड अपने ऊपर ले सकते हैं। पॉइंट नंबर 1। नंबर 2, वो इस तरह से ये मैसेज आपको बता के कि आपका फोन सिम डिटेक्टेबल नहीं है, वो आपसे सिम को चेंज करवाते हैं और उसी समय वो आपकी ऐप जो पिन है वो अपना ले लेते हैं। फिर वो तीसरा कांड क्या करते हैं कि आपका फोन अपडेट हो रहा है, हैंग करते हैं उसको, और मैसेज आपको दिखा देते हैं कि हैंग हो गया फोन, यानी अपडेट हो रहा है फोन। तो जब आप फोन अपडेट करते रहते हो, आपको कभी पता नहीं चलता कि आपका फोन पीछे से ऑपरेट किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी भी ऑटोमेटिक अपडेट या ऑटोमेटिक कुछ भी हो जो आपके ध्यान में ना हो, तो उस टाइम पे सबसे सरल काम ये किया जा सकता है कि सिम को रिमूव कर दिया जाए। नहीं, सिम को रिमूव करने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सिम को अभी क्या है कि अगर आपका वाईफाई चल रहा है, ये मैसेज आपका चल रहा है, तो आप सिम नहीं रिमूव कर सकते, क्योंकि वो वाईफाई से चल रहा है। अब आपके फोन में सिम है या नहीं है कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक वो आपके वाईफाई से कनेक्टेड है। तो आपको अपना जो वाईफाई है, तो 2 तरह के लोग होते हैं, कुछ वाईफाई के साथ कनेक्टेड होते हैं और कुछ फोन
डाटा के साथ कनेक्टेड है, तो आपको क्या करना है, सिम निकालना पड़ेगा, पूरा फोन बंद करेगा। पर ऐसी केस में आप आमतौर पे ये नहीं चूज करते क्योंकि अपडेट का मैसेज चल रहा है, और अपडेट करते हुए फोन को अगर आप बंद कर दोगे आपका पूरा फोन क्या हो जाएगा, हैंग हो जाएगा, इसका खतरा रहता है। ये वाली प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ऐसे कई ट्रिक कर सकते हैं, यहां सैमसंग का कर रहा, वहां गूगल का हो रहा होगा, वहां एप्पल का हो रहा होगा, तो किसी का भी हो सकता है, आपको कुछ पता चल ही नहीं सकता। ये सारा का सारा सिस्टम चल रहा है। तो इसी समय जैसा जब भी हो तो तुरंत फोन को आप अपनी जो यूपीआई ऐप, मतलब यूपीआई और दूसरी जो ऐप है, ठीक है, अच्छा उसमें आप जाके ढूंढोगे कि भी क्या, क्योंकि आपको वहां मैसेज ही नहीं मिलेगा, आपको वहां एसएमएस ही नहीं मिलेगा, आपको कोई रिकॉर्ड ही नहीं मिलेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अपना बैंक अकाउंट को चेक करना है कि आपका वहां से कुछ निकला है या नहीं निकला। अगर आपको लगा कि वहां ऐसी ट्रांजैक्शन है कि कुछ निकल रहा है, उसमें इसने निकाला है, उसमें निकाला, उसमें मत जाइए कि किसने यूपीआई निकाला, जो आमतौर पे लोग कर रहे हैं। आपको तुरंत ऑनलाइन, मतलब तुरंत मैसेज करके अपनी सारी पेमेंट ब्लॉक कर देनी है। तो 2 घंटे के अंदर अगर इस तरह का कोई मैलिशियस ट्रांजैक्शन होती है, और 2 घंटे के अंदर वो पैसा क्या होता है, एटीएम से निकलता नहीं है, कैश में कन्वर्ट नहीं होता, वो 2 घंटे के अंदर वो पैसा एक बैंक अकाउंट से दूसरे, दूसरे बैंक अकाउंट से तीसरे, तीसरे बैंक अकाउंट से चौथे में। ये लोग क्या करते हैं, पहले हैकर क्या करता था, अकाउंट अपने अकाउंट में पैसा लेता था। अब वो क्या करते हैं, अपने अकाउंट में नहीं लेते, वो दूसरे के अकाउंट में डालते हैं, फिर वो दूसरे से निकाल के तीसरे में डालते हैं, वो तीसरे से निकाल के चौथे में, चौथे से पांचवें में निकालते हैं। तो लगातार एक चेन बनाते हैं, फिर छठे अकाउंट में जाके वो पैसा निकालते हैं। और वो पैसा कहां से निकल हो सकता है, जैसे मेरा साथ हुआ, मैं अहमदाबाद में बैठा हूं, मेरे अकाउंट से पैसा जा रहा है सूरत में, सूरत वाले के अकाउंट से पैसा जा रहा है पंजाब गोविंदगढ़ में, और गोविंदगढ़ से जो वो पैसा जा रहा है वो जा रहा है छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में, और वो जाके पैसा निकला है तेलंगाना से, ठीक है। अच्छा, तो परंतु ये जो प्रोसेस है ये 2 घंटे है, तो 2 घंटे के अंदर आप इसको ब्लॉक कर लेते हो तो पैसा फ्रीज हो जाता है, तो आप उसको निकाल सकते हो। ऐसे केसेस में साइबर क्राइम जो है वो ये बोलती है कि जहां से पैसा आया है वहां आपको जाना है, पुलिस स्टेशन पे रिपोर्ट करना है। वो वैसा ऐसा बोलते हैं, आपको ऐसा नहीं करना। उसमें 2 तरीके होते हैं, एक स्टेट का साइबर क्राइम होता है और एक सेंटर का होता है। तो आपको क्या करना, आइडली क्योंकि बैंक वाला भी तभी, तो 2 तरह का आपको रिपोर्ट करना होता है, एक बैंक में रिपोर्ट करना होता रहता है और एक साइबर क्राइम में करना होता है। साइबर क्राइम के भी 2 हैं, एक साइबर क्राइम आपका स्टेट का, जैसे गुजरात का साइबर क्राइम है, एक नेशनल साइबर क्राइम ट्रिब्यूनल है। तो मेरा तो साइबर क्राइम वालों ने लेना बंद कर दिया, कहते बैंक की डिटेल ही नहीं है आपके पास। अब क्या, सैटरडे संडे में बैंक की डिटेल कैसे रहूं, मेरी सारी ऐप बंद है। तो मेरा उन्होंने 2 दिन तक उन्होंने मेरा केस रजिस्टर नहीं किया। तो केस रजिस्टर नहीं किया तो प्रोसेस भी आगे से नहीं हो रहा, तो ब्लॉक मैंने किया बैंक में फोन करके। अच्छा, ऑनलाइन मैंने अपना अकाउंट ब्लॉक कर दिया कि सारी पेमेंट ब्लॉक कर दो, ठीक है। परंतु उसमें यूपीआई पेमेंट चलती रहती है। यूपीआई पेमेंट बंद करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा, बैंक में जाना पड़ेगा। तो मैं अगले दिन जाके मैंने यूपीआई की पेमेंट और आपकी ऑनलाइन बिल पेमेंट, तो सभी तरह की पेमेंट आपको बंद करवानी पड़ेगी, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, सारी, ना कोई पैसा आए ना कोई पैसा जाए, ये आपको करना पड़ेगा। दूसरा क्या होता है कि क्योंकि आपका फोन हैक हुआ है, अभी भी आपके फोन की सारी ट्रांजैक्शन वो देख सकते हैं, और फिर आपको क्या करना, साइबर क्राइम देगा, साइबर क्राइम ब्रांच को देगा, क्राइम ब्रांच आपका फोन लेगा, फिर उसमें से वो एपीके निकालेगा, फिर जाके वो अपनी प्रोसेस करेगा, वो और लंबा प्रोसेस होगा। उसमें आपका फोन भी आपके पास नहीं है, आपका सारा इंफॉर्मेशन और आपका पर्सनल डाटा भी चला गया और या रिस्क में है। तो आपको उस समय क्या करना है, तो सबसे पहले आपको साइबर क्राइम नेशन में जाके अपने आप को ऑनलाइन रजिस्टर करना है। वहां से एक पिन जनरेट होगा, उस पिन को सीधा पुलिस वालों को दो, फिर वो आगे पीछे कुछ नहीं पूछते, फटाफट आपका एक्शन लेना शुरू करते हैं। फिर उसी को लेके बैंक वाले को, जो बैंक वाले को कोई फालतू नहीं बोलना, उसको बोलना कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका है, बैंक आपका है, यूपीआई ऐप आपकी है, मेरा कुछ लेना देना, मेरा कोई पैसा चेंज नहीं हुआ, पैसा चुराया गया है आपकी ऐप, आपके अकाउंट से, मैं उसका मालिक हूं, तुम उसके चौकीदार हो, चौकीदारी चोर जिम्मेवार है। तब बैंक वाला सुनेगा, नहीं तो करेगा। और मैं जो क्या है, मैं ये जो केस है, फ्रॉड का केस है, इसमें मैं बैंक को पार्टी बनाऊंगा, पर मैं बैंक को क्या है, चंदा कोछड़ को नहीं बनाऊंगा, आईसीआईसी को नहीं बनाऊंगा, मैं जो आप मेरे बैंक में जो बंदा बैठा है ना, उसी को बनाऊंगा। वही जवाबदार है, क्योंकि व्यक्ति जवाबदार होता है, प्रोसेस जवाबदार नहीं होता, सिस्टम जवाबदार नहीं होता, ब्रांड नेम जवाब नहीं होता। आईसीआईसी बैंक एक ब्रांड नेम है, मैनेजर एक पोस्ट है,
सिस्टम ऐप एक एप्लीकेशन है, वो जवाबदार नहीं है। जवाबदार कौन है? जो बैंक मैनेजर वहां बैठा है। तो आपको उसको अकाउंटेबल ठहराना है, क्योंकि सारे सिस्टम को वो ऑपरेट करता है। अच्छा, बीच में आपने एक बात और कही, ये लोग शैडो अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो ये शैडो अकाउंट फिर इसमें हुआ कि ये पूरा कांड हो गया, तो मैं अपने आप में आश्वस्त हो गया कि चलो आगे और नहीं निकलेगा, 50,000 तो गया, बाकी ये प्रोसेस कर रहे हैं, ये देख रहे हैं। फिर उन्होंने मुझे अपडेट करके बता दिया कि ये पूरा ट्रांजैक्शन चल रहा था, इसमें 30,000 रुपया भी प्रोसेस में था, कभी एटीएम से निकला नहीं है, वो फ्रीज कर दिया गया, 30,000 रुपया रिकवर हो गया। तो मेरा 30,000 रुपया रिकवर हो गया। 10,000 रुपया अभी एक ट्रांजैक्शन से दूसरी जा रहा था, वो भी पाइपलाइन में, वो भी निकल आएगा। और 10,000 रुपया कैश से निकल चुका है, यानी मेरा 10,000 का लॉस हो चुका, वो रिकवर नहीं होगा, पर 40,000 रिकवर हो जाएगा, क्योंकि वो ट्रांजैक्शन में था और मैंने ऑपरेट कर लिया था, है ना। तो बैंक ने भी उसमें काम किया, साइबर क्राइम ने भी किया, नेशनल साइबर क्राइम ने, इन तीनों ने मिलकर उसको ट्रेस कर लिया और उसकी ट्रांजैक्शन दे ली। क्योंकि वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन थी, वो केवल स्क्रीन पे हो रही थी, नंबर्स में हो रही थी, ऑनलाइन हो रही थी, इसलिए उसको फ्रीज किया जा सकता है और इसको रोका जा सकता है। कुल मिला के हम ये भी कह सकते हैं कि अगर इस सिस्टम में ही पैसा घूम रहा है तो वो पैसा ही नहीं है, वो पैसा था ही नहीं, वो नंबर ही घूम रहे थे, वो नंबर ही है। वो आपके नंबर में आके, आपका पैसा भी चोरी नहीं हुआ है, क्योंकि आपका पैसा आपके जेब में है ही नहीं, आपके मोबाइल में पैसा नहीं होता, पैसा उनके एटीएम में होता है। जब तक वो एटीएम से नहीं निकला तब तक वो फ्रॉड नहीं हुआ। पर एटीएम तो मैंने नहीं ऑपरेट किया, एटीएम तो बैंक का है, उसमें से पैसा निकालने की परमिशन बैंक ने दी, मैंने नहीं दी, ठीक है। तो जिम्मेवार बैंक है। तो जब मैंने बैंक को ऐसे कहा, तो बैंक ने क्या किया, उसी दिन शाम को मेरे अकाउंट में से मुझे ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री मिलने लगी, 10,000 रुपये आपके अकाउंट में से डेबिट हो गया है, क्रेडिट हो गया, क्रेडिट का मैसेज आ रहा है, और ऊपर से दिख रहा है मेरे अकाउंट से 10,000 रुपया और निकल गया। फिर एक और एंट्री आ रही है, फिर और 10,000 निकल गया, यानी मेरे अकाउंट में से 50,000 रुपया और निकलने के लिए मेरा जो लास्ट बैंक अकाउंट ऑपरेटिंग बैलेंस था वो 3 लाख समथिंग 18,000 था, वो निकल के सारा 2,68,000 रह गया, यानी 50 और गया। यानी जिनको मैंने सिक्योरिटी के लिए बोला वो रेदर और निकाल रहे हैं। तो मैंने बैंक को फिर से अप्रोच किया, फिर उन्होंने मुझे बताया कि ये शैडो बैंकिंग हो रही है। तो मेरे अकाउंट में उन्होंने कहा कि आपके अकाउंट से पैसे निकले नहीं है, आपके अकाउंट में पैसे डाले गए हैं। तो मैंने कहा यार, तुम्हारे ऐप बता रही है, तुम्हारे एसएमएस बता रहे हैं कि मेरे अकाउंट से क्रेडिट के बहाने 50,000 रुपये निकल रहे हैं, और तुम्हारा अकाउंट बता रहा है कि पैसे डल रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट वाला जो मैसेज आपने दिखाया वो ये है? ये था, वही है शैडो। हाँ, वो शैडो बैंकिंग है। यानी वो मेरे अकाउंट से पैसे निकाल के एक डमी अकाउंट बनाते हैं, उसमें पैसा क्रेडिट होता है, तो 50,000 रुपये वहाँ क्रेडिट और डेबिट दिखा के, वो डेबिट अपने अकाउंट की जो डेबिट एंट्री है, मेरे अकाउंट की जो क्रेडिट एंट्री है, वो मेरे अकाउंट में फिर से वो क्रेडिट करते हैं, क्रेडिट करके वो 50,000 रुपया आगे बढ़ा देते हैं। और वो 50,000 रुपये मेरा जो ऑपरेटिंग बैलेंस है वो दिखने लगता है कि आपके अकाउंट में से जो 50,000 रुपये निकले थे 10-10 में, उसी के सामने एक 10-10 की 3 एंट्री और एक 20,000 की एंट्री आ गई, और मेरा अकाउंट फिर से 3,68,000 हो गया। यानी अब उन्होंने कहा कि हमने बैंक में आपको पैसे डाल दिए। अच्छा, मैंने कहा ये बैंक में मेरे पैसे आपने कैसे डाल दिए? मैंने तो आपको बोला नहीं है। पते की बात है, मैंने तो नहीं बोला आपको। तो यानी आप ऐसा बैंकिंग चला रहे हैं कि कोई भी मेरी मर्जी के बिना, मेरी खबर के बिना, मेरे एसएमएस के बिना, मेरी जानकारी के बिना कभी भी पैसा निकाल सकता, कभी पैसा डाल सकता है। वो बैंक ही डाल रहा है, क्योंकि उसमें बैंक के बिना तो कोई ना निकाल सकता ना डाल रहा है। तो पहला जब वो कोई चुरा रहा था तो भी बिना मेरी परमिशन के निकाल रहा, तो आप निकाल के दे रहे थे, और अब आप मेरे अकाउंट में 50,000 रुपया डाल रहे हो, बिना मेरी मर्जी के डाल रहे हो। सो व्हाट द हेल यू आर डूइंग? यानी ये मेरा बैंक अकाउंट प्राइवेट पर्सनल बैंक अकाउंट है, ये शामलात है जिसमें कभी भी कोई डाल सकता है पैसा और उसको कंप्लेन कर सकता है, ये साइबर क्राइम है, ये पॉलिटिकल फंडिंग है, ये कोई टेररिस्ट फंडिंग है। हो सकता है ना? हाँ, बिल्कुल 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 हो सकता है ना, क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं है, और वो मुझसे पूछेंगे पैसा कहां से आया, मुझे नहीं पता भाई, क्योंकि बैंक ने मुझे बताया नहीं, बैंक ने मेरे से पूछा नहीं। तो अगर बैंक ये कर सकता तो कोई भी कर सकता है। तब मैंने उनसे कहा कि भाई ये मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी है बैंक अकाउंट, इसको मेरी मर्जी के बिना, मेरी इंफॉर्मेशन के बिना, मेरी जानकारी के बिना कोई ऑपरेट नहीं कर सकता। इसलिए अभी तुमने जो 50,000 रुपया राहत के नाम से डाला है ये परमानेंटली मेरे अकाउंट में रहेगा,
तुम मेरी मर्जी के बिना अब इसको निकाल नहीं सकते, और अगर निकालोगे तो ये ब्रीच ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एक्ट होगा कि तुमने मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी मेरी मर्जी के बिना मेरे से छीनी है, राइट? तो आपका जो बैंक अकाउंट है उसके मालिक आप हो, उसमें जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उस ट्रांजैक्शन को करने के लिए, मैनेज करने के लिए आपने बैंक को रखा है, जिसके बदले बैंक को मेहनतनामा मिलता है, वो आप दे रहे हो, आपका क्लाइंट है। आपकी मर्जी के बिना आपके चौकीदार ने सिक्योरिटी का सिस्टम बिठाया है, उन्होंने ही ऐप बनाई है, उन्होंने नहीं ओटीपी बनाया है, उन्होंने ही एसएमएस बनाया है, उन्होंने ही पिन कार्ड बनाया है, तो वो ऑपरेट कर रहे हैं जिनके कारण उनको मेहनतनामा मिलता है। और अगर आपके अकाउंट से पैसा निकल रहा है क्योंकि आपके मोबाइल में कोई पैसा नहीं है, पैसा तो उनके अकाउंट में पड़ा है, तो सिक्योरिटी उनकी ब्रीच हुई है, तो उसके लिए जिम्मेवार भी वही बैंक है। तो आपको पहले तो गिल्टी कॉन्शियस होकर ये स्वीकार नहीं कहना कि मेरा पैसा लॉस हुआ। आपका कोई पैसा लॉस नहीं हुआ, पैसा उनका लॉस हुआ, चौकीदार का हुआ है, क्योंकि पैसा चौकीदार के पास ही पड़ा है, बैंक के पास ही पड़ा है। तो इसकी जिम्मेवारी किसकी है? लुटा कौन है? आप नहीं लुटे, बैंक लुटा, वो बैंक लुटा है, वो डाल देता है आपके ऊपर, वो आपके ऊपर डाल देता है। तो आपको स्वीकार नहीं करना, और इस थेफ्ट के लिए आपको बैंक को ही जिम्मेवार ठहराना। तो बैंक यानी कौन? ब्रांड नेम नहीं, आईसीआईसी नहीं, व्यक्ति जो बैठा है, जो वहां व्यक्ति बैठा है ना, बैंक मैनेजर, उसको रिस्पॉन्सिबल हो, क्योंकि आपका ट्रांजैक्शन उसके साथ है। चंदा कोछड़ के साथ या बख्शी के साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, सीबीआई के साथ आपका कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, ये सब ब्रांड नेम्स है। व्यक्ति बैठा है, उसको आप अकाउंटेबल ठहराओ, तब वो आपके लिए काम करेगा, तब वो अपना पिछवाड़ा, अपनी क्रेडिबिलिटी या अपनी नौकरी बचाने के लिए आपके लिए काम करेगा, सहयोग करेगा। उससे पहले तो वो चौड़ा होकर बैठेगा कि हमारा काम नहीं है भैया, वो आपने कोई ऐसी क्योंकि तुमको ऐड दिखाई थी हमने, क्योंकि हमने आपको एसएमएस दिया था, किया था, हमने आपको बार बार मैसेज भी भेजा था, ये नहीं करना, वो नहीं करना। अरे भैया, जो भी तुम मैसेजेस भेज रहे हो उसके पीछे का ऑपरेशन सिस्टम मैं करूंगा क्या? ऑपरेटिंग सिस्टम मैं बनाऊंगा क्या? ऐप मैं बनाऊंगा? यूपीआई मैं बनाऊंगा? अच्छा, किसी भी तरीके से कोई भी एपीके मेरे अंदर आ सकता है, उसको रोकने का सिस्टम मेरे पास तो कभी भी नहीं हो सकता। वो तो या तो गवर्नमेंट के ऊपर होगा, या ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होगा, या बैंक के ऊपर होगा। मैं उसका जिम्मेवार नहीं हूं, जिम्मेवार आप हो। तो इस तरीके से मेरे मित्रों, इस तरह का ट्रांजैक्शन कर रहा है। इसलिए जब भी ऐसा ट्रांजैक्शन थेफ्ट आए तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम अगर ऑपरेट हो रहा है तो ये मत मान के चलो कि ऑपरेट हो रहा है, ये थेफ्ट हो सकता है, तो बिना झिझक के फोन बंद कर दो, नंबर 1। नंबर 2, तुरंत फोन करके, फोन के माध्यम से नहीं, ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके अपना अकाउंट चेक करो, या एसएमएस के थ्रू अपना फोन चेक करो, ठीक है? अगर मैलिशियस ट्रांजैक्शन है तो तुरंत अपना बैंक अकाउंट फ्रीज करो। फ्रीज करने से पहले ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री, लास्ट 10 ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री वहां से निकाल के रखो अपने पास। फिर वो लेके बैंक के पास जाओ, फिर बैंक उसको कॉल रजिस्टर करेगा, वो कॉल रजिस्टर करेगा सारी ट्रांजैक्शन। तो आपको कौन कौन सी ट्रांजैक्शन ब्लॉक करनी है? आपको बैंक ट्रांजैक्शन, ऑनलाइन पेमेंट, बिल पेमेंट, यूपीआई पेमेंट, हफ्ता पेमेंट, या जो भी ईयरली क्रेडिट कार्ड की सारी ना कोई आए ना कोई जाए, तो सारा कुछ आपको ब्लॉक करना है। फिर वो ब्लॉक करके उसका जो नंबर है फिर वो क्राइम ब्रांच को देना है। तो क्राइम ब्रांच में पहले नेशनल में भी जाओ, रिपोर्ट करो, ऑनलाइन करो, ठीक है, डिटेल डाल दो। दूसरे नंबर पे आप स्टेट की ऑनलाइन साइबर क्राइम में इस केस को रजिस्टर करो, फिर वो आपको एक कंप्लेंट नंबर देंगे। फिर आपके पास बैंक का कंप्लेंट नंबर होगा, आपके पास साइबर क्राइम का कंप्लेंट नंबर, स्टेट साइबर क्राइम अकाउंट का होगा, और आपका नेशन साइबर क्राइम का आपके पास अकाउंट होगा। तब आपके पास 3 चीजें आपके पास आ गई। चौथा, बैंक को के सामने कभी स्वीकार नहीं करना कि आपके गलती के कारण हुआ, ये आप में इसकी कोई गलती नहीं है, ये सारी गलती ऑपरेटिंग सिस्टम की है, गवर्नमेंट की है, बैंक की है, एप्स की है, और इनको रोकने का काम केवल बैंक और गवर्नमेंट कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। ये क्या करते हैं? अपनी जिम्मेवारी आपके ऊपर डालने की कोशिश करते हो और आप बैठ जाते हो, ठीक है? तो ऐसा करना है। फिर तीसरी जो अंत में इन्होंने क्या किया कि मेरा मुंह बंद करने के लिए मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए डाल दिए। उन्होंने देखा, आप देखिए आपको 50,000 रुपये हमने डाल दिए क्योंकि हम आपके पैसे चले गए हैं, पर आप उसको ना ऑपरेट नहीं कर सकते, आपको उसको यूज नहीं कर सकते जब तक ये पूरा का पूरा मामला सॉल्व नहीं हो जाता।
तो मैंने कहा तुमने मेरे को पैसे दिए या मुझको नकली शैडो आपने ढांढस बनाया कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन ना लूं। मैं अभी भी आपके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो मेरा एक्शन ये है, मैंने लिख के बैंक मैनेजर के नाम से एक एप्लीकेशन दी कि टू द मैनेजर का मतलब मैनेजर का नाम लिखना है, पर्सनल नाम। दा मैनेजर लेके छोड़ नहीं देना, पोस्ट को एप्लीकेशन नहीं देनी है, पर्सन को देनी है। और मैंने कहा कि साइबर क्राइम, साइबर थेफ्ट, ठीक है, ट्रांजैक्शन। तो फिर मैंने उसको लिखा ये मेरा पर्सनल अकाउंट है, प्राइवेट अकाउंट है, इसको मेरी मर्जी के अलावा ना सीबीआई ऑपरेट कर सकता है, ना क्राइम ब्रांच ऑपरेट कर सकता है, ना बैंक ऑपरेट कर सकता है, ना कोई नहीं ऑपरेट कर सकता मेरी मर्जी के बिना। तो मेरी लिखित परमिशन के साथ जाना चाहिए। तो अभी मेरे अकाउंट में जितने भी पैसे आपने डाले हैं वो अब मेरी मर्जी, आपने मेरी मर्जी के बिना डाल तो दिए पर निकाल नहीं सकते। ये मेरे पैसे हैं, ये मैं इसको निकालने नहीं दूंगा। तो आप नकली डांडस नहीं बता सकते, ठीक है, ट्रांजैक्शन नहीं बता सकते। तो तब जाके मैंने कहा कि इसको फ्रीज करो, इसको इनवर्ट करो, साइन कराओ, सेम्प्ट कराओ, ताकि आगे जब कोर्ट में मुझे इसको सेटल करना पड़े तो मैं कोर्ट में आपको बता सकूं। तो बैंक ने तुरंत फिर ये करके मुझे दिया, ठीक है। तो अब अगला है, परंतु अभी भी आपके अंदर वो एपीके पड़ी है बैंक में, फोन में। तो फोन को अल्टीमेटली आपको कभी ना कभी साइबर क्राइम को सौंपना पड़ेगा। या तो आप उसको ऑपरेटिंग सिस्टम को पूरा डिलीट करके रिबूट करो, डिफॉल्ट फैक्ट्री सेटअप पे लेके जाओ, तो आपको करना पड़ेगा। या फिर आपको साइबर क्राइम को देना पड़ेगा जिसमें से वो ऐप निकलेगी। साइबर क्राइम ऐप निकाल भी लेगा तो कुछ निकलने वाला है नहीं। दोबारा जैसे आई है वैसे आ सकती वो दोबारा आ सकती है, और वो ऐप किसी ने बना के डाल दी, वो उनको एक्सेस करना उनको पता नहीं है, ठीक है। और उसमें के साइबर क्राइम की नीयत और कैपेबिलिटी की को कुछ पता नहीं है। तो रियलिटी ये है कि सिस्टम सारे प्लेस में है, किए जा सकते हैं, रोके जा सकते हैं, परंतु इन्होंने क्या किया कि सिस्टम में लिमिटेड लायबिलिटी वाले लोग बिठा रखे हैं, ठीक है। अगर आप उनके ऊपर जूता लगा देते तो वो थोड़ा फास्ट काम कर लेते हैं, थोड़ा स्लो काम कर सकते हैं, परंतु अल्टीमेटली पूरे सिस्टम को कोई एक बंदा ऑपरेट करने वाला नहीं, रोकने वाला नहीं है। तो इसलिए थेफ्ट होते रहेंगे, कब होगा किसका होगा कुछ पता नहीं है। और ये थेफ्ट एक्सीडेंटली भी हो सकते हैं, क्योंकि वो जो बंदा साइबर क्राइम कर रहा है वो कर रहा है, उसके एक अकाउंट में सिमल्टेनियसली 121 बैंक अकाउंट चल रहे हैं। यानी एक का अकाउंट दूसरे में, दूसरा अकाउंट तीसरे में चल रहा है। 121 ट्रांजैक्शन एक साथ चल रहे हैं, यानी 121 अलग अलग बैंक, अलग अलग स्टेट, अलग अलग एटीएम। कुल मिला के ये सिस्टम तो कभी ट्रैक ही नहीं कर पाएगा। ये सिस्टम, पूरा सिस्टम कभी भी ट्रैक नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए इसको पूरा रोका नहीं जा सकता। इसको तभी रोका जा सकता है कि अगर बैंक और पुलिस एक हो जाए, तब रोका जा सकता है। परंतु इनमें शैडो बैंकिंग और दूसरे इतने सारे प्रोसेस हैं जो पूरा ब्लैक एंड व्हाइट वो कभी आपको दिखाना नहीं चाह सकते। इसलिए वो शैडो बैंकिंग के इतने सारे प्रोसेस बैंक के अंदर और हो रहे हैं जो आपकी नज़र में कभी वो आपको कभी बताना चाहेंगे, ना वे आपको कभी दिखाना चाहेंगे। इसलिए इनके जो लूप होल है, जो शैडो बैंकिंग का बैंक ऑपरेट कर रहा है, उनमें से टाइम का गैप होता है। वो बैंक मैनेजर भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, बैंक एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, बहुत सारे लोग उसमें हो सकते हैं। आप उसको कभी भी रोक नहीं पाओगे। तो ये लोन का सिस्टम भी तो हो सकता है शैडो बैंकिंग जैसा हो। जी, लोन का जो सिस्टम है, लोन का सिस्टम पूरा का पूरा शैडो बैंकिंग का सिस्टम है। इसके बारे में फिर कभी बात करेंगे कि मनी कैसे क्रिएट होती है, लोन कैसे क्रिएट होते हैं, लोन कैसे रिपेमेंट होते हैं, ये एनपीए कैसे डिक्लेयर करके उसको बट्टे खाते में कैसे किया जा सकता है, कैसे उसकी ट्रांजैक्शन बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। ये सारा प्रोसेस भी हम सबको जानने की जरूरत है। तो अंत में बात यह है कि आप पूर्ण रूप से कभी सुरक्षित हो नहीं सकते इस सिस्टम में, क्योंकि ये सिस्टम पूरा ट्रांसपेरेंट नहीं है। इसीलिए पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। इसलिए आपको पूरे सिस्टम को समझने की जरूरत है। इसलिए खुल के आपकी और ट्रेनिंग करने की जरूरत है। बैंकिंग प्रोसेस क्या है, लोन प्रोसेस क्या है, ये आपको समझना पड़ेगा। साइबर क्राइम के प्रोसेसेस क्या हैं, उसके लॉ क्या हैं, वो समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको अगर डिटेल में समझोगे तो आप इसके ऊपर काम करोगे, तो तब आप रहेगा। तो परंतु आप व्यक्तिगत लेवल पे 100% सावधानी रख के 10 जन्म में इसको रोक सकते नहीं। तो मेरे से क्या आप उम्मीद करते हो? मेरा सुझाव ये है, जितना कम से कम ऑनलाइन बैंक को धंधा करो, इसीलिए खेल खेलो, उतना कम करो।
जितना आप कैश में ऑपरेट करोगे उतना उतना आप बहुत अच्छा। सेफ रहोगे। इसमें- और दूसरा, अगर आप कैश में नहीं कर सकते तो चेक में करो। तो जो पुरानी बैंकिंग हैबिट है कि कौन बैंक में जाए, कौन एटीएम से पैसा ले और कौन बैंक में चेक दे के चेक ले, वो उस प्रोसेस में आपकी सेफ्टी ज्यादा है। ठीक है, तो अगर आपको सच में सेफ्टी की गुजारिश है तो एक बड़ी अमाउंट अपने घर में, कम से कम जितना अपनी साइजेबल अमाउंट है, क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास क्या है, सेविंग अकाउंट है, आपने सेविंग अपना दे रखा है बैंक को, भाई जितना सेविंग अपने अकाउंट में अपने पास कैश में रख सकते हो कैश में रखो, अपना धंधा कैश में रखो। इसलिए पूरा का पूरा षड्यंत्र चल रहा है कि कैश को खत्म ही कर दिया जाए, इसलिए सीबीडीसी लाने की बात है, इसमें सारी की सारी बात है। वो लंबी बात है, उसके बारे में अभी नहीं करेंगे। अभी ये है कि जितने लोग अपना कैश में ऑपरेट कर सकते हैं ऑपरेट में करिए। चेक से जितना पेमेंट अगर करना ही पड़ रहा है, ठीक है, तो चेक से ऑपरेट करिए। ओके, और ये जो ऑनलाइन खेलना, ओटीपी खेलना, यानी गन्ने का जूस पीना, वो भी आप ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, और आप 10 रुपए का गोलगप्पे खा रहे हो, वो भी ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हो, ये धंधा मत करिए, आपके लिए बहुत रिस्की है। आपकी सारी की सारी जो इनकम है, सारी की सारी जो सेविंग है, वो खतरे में पड़ सकती है। और ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है कि आप विक्टिम बन सकते हो, और अगर कोई टारगेटेड करके सेंट्रलाइज आपको टारगेट करना चाहे, वो भी हो सकते हो। तो इसका कोई सेफ्टी सिस्टम आपके पास रहेगा। ये टारगेटेड वाला है, वो किस तरीके से होता है? टारगेट का क्या मतलब, गवर्नमेंट के पास आपका सारा डाटा है, क्राइम ब्रांच के पास आपका सारा डाटा है, और ऊपर से बैंक एंड क्राइम ब्रांच, सरकार चाहती है कि इस फला बंदे का अकाउंट ब्लॉक कर दो या हैक कर दो। तो क्राइम ब्रांच में आपने बहुत सारे जासूसी के थेफ्ट की मूवी देखी हैं। उस मूवी में क्या होता है कि गवर्नमेंट क्या है कि शैडो बैंकिंग और शैडो प्रोसेसेस गवर्नमेंट कर ही सकती है। तो अगर आप आइडियोलॉजिकली अलग आदमी हैं और सरकार आपको टारगेट करना चाहती है, या कोई डिपार्टमेंट आपको टारगेट करना चाहता है, या कोई पावरफुल आदमी, इन्फॉर्म आदमी आपको टारगेट करना चाहता है, वो कर ही सकता है, और उसमें आपका कोई बचाव नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लूप से बाहर आना पड़ेगा। तो ऑनलाइन, जब आप ऑनलाइन चले जाते हो तो आप उनके ही लूप में हो, और उसमें आप कुछ भी करके सेफ नहीं हो सकते। तो आपको उनके लूप से जितना हो सके बाहर रहना है, कैश में ट्रांजैक्शन करना है, अगर फिर भी करना है बैंक में ट्रांजैक्शन तो चेक से करिए। ओके, और उनके किसी एसएमएस से या किसी बात से ज्यादा विश्वास करिए नहीं। हल्का सा भी डाउट हो तुरंत फोन बंद करिए और अपना अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। और ऑनलाइन साइबर क्राइम में एक नंबर लीजिए और एक बैंक में जाके नंबर लीजिए, वो अपने साथ रखें, क्योंकि वो आपको नहीं जानते, वो आपके नंबर को ही जानेंगे, कंप्लेंट को जानेंगे। तो इस तरीके से आपको ये काम करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आज इतना ही, सावधान रहिए, थैंक यू। तो बहुत बहुत धन्यवाद संजीव जी। आज का जो ये वीडियो था वो इसलिए था कि सावधानियां जो हमें रखनी है, क्योंकि समाज की सेवा करते करते, क्योंकि बीच में शायद पूरी बात आखिरी में जो लाइन बोली है वो ज़रूरी है हमारे लिए। माइक दीजिए। क्योंकि आखिरी जो बात थी कि टारगेटेड किया जा सकता है, तो इसके लिए ये पूरा का पूरा वीडियो जो था वो बनाया था कि हमें हर तरीके से सावधानी रखने की ज़रूरत है। तो हो सके उतना कम से कम हमें ऑनलाइन काम करना है, जितना हो सके उतना कैश में ट्रांजैक्ट किया जाए वो बहुत ही अच्छा है। धन्यवाद, राम राम, मिलते हैं अगले वीडियो में।